नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है और जो सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट है और 11 प्रत्याशियों का नाम और सामने आ गया है। पहली लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 16 प्रत्याशी पहले जो सामने आ गए थे, लिस्ट सामने आ गई थी और अब 11 प्रत्याशी हमारे सामने हैं, यानी कि कुल 27 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी के। भरत यादव हमारे साथ है, भरत भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत भाई, देखिए ये 11 नाम और इससे पहले जो 16 नाम, उस पर हमने काफी चर्चा की है, लेकिन ये 11 नाम, इसको हम कैसे देखें? कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अब बातचीत शुरू हो गई है और आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कितना सही है इन प्रत्याशियों पर दांव लगाना, फैसला लेना? भरत, आवाज आ रही है आपको? जी अनुज जी, जी अनुज जी, देखिए जो आज 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 जो ये लिस्ट जारी हुई है, इनमें हाँ। मुजफ्फरनगर, आंवला, शाहजहांपुर, आप जो आपने लिस्ट सामने लगाई हुई है दर्शकों के लिए, हरदोई, मुशरिक, मोहनलालगंज, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंदा, गाजीपुर, चंदौली। अब ये लिस्ट तो सबके सामने है, लेकिन सबके सामने ये नहीं है कि इस लिस्ट के भीतर कौन ये चुनाव जीत सकता है, लोकसभा चुनाव 2024 का, तो भारतीय जनता पार्टी से कौन लोहा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। आज के इस वीडियो में हम लगभग इस पर जो है फोकस करेंगे और शुरुआत मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर की ये हरेंद्र मलिक वाली जो सीट है, इस पर चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। यहाँ पर इनको आरएलडी से चुनौती मिलेगी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से चुनौती मिलेगी, क्योंकि हरेंद्र मलिक जो है वो आरएलडी और हरेंद्र मलिक का 36 का आंकड़ा रहता है और हरेंद्र मलिक की ही वजह से और इस मुजफ्फरनगर की इसी सीट की वजह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत कटौंझन मची हुई थी, बहुत लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ये सीट आरएलडी को देना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाना उनने स्वीकार किया और एक मुजफ्फरनगर की ये सीट हो गई। अब ये सवाल उठता है कि हरेंद्र मलिक कितने अब जिताऊ कैंडिडेट हैं। तो हरेंद्र मलिक आरएलडी के उम्मीदवार को इन्होंने अब तक जीतने नहीं दिया है। ये भी एक तरह की चुनौती है, अपनी सीट के ऊपर काफी पकड़ रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं हरेंद्र मलिक और इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने इनके ऊपर दांव लगाया है। दूसरा, आंवला से जो प्रत्याशी हैं नीरज मौर्य, इनकी बात करेंगे और शाहजहांपुर से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं राजेश कश्यप, ये शाहजहांपुर से इनकी डिटेल हमने निकलवाई है। राजेश कश्यप जो हैं, ये 1.5 साल से, लगभग 1.5-2 साल से समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं और बरेली की फरीदपुर से पहले ये टिकट मांग रहे थे विधानसभा में के चुनाव में, फरीदपुर से, बरेली के, लेकिन अब दिल्ली के रहने वाले हैं, ये दिल्ली के निवासी हैं और अब इनको जो है वो टिकट दिया गया है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है भरत भाई, ये नीरज मौर्य की भी शायद आप बात कर रहे हैं। अच्छा, राजेश कश्यप, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो गया हो फिर। ठीक है, रखिए अपनी पूरी बात रखिए। शाहजहांपुर से राजेश कश्यप की बात कर रहे हैं और उसके इनको इनाम मिला है, हालांकि 1.5 साल से काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने बरेली से टिकट मांगा था पिछले चुनाव में, इनको मिला नहीं था। दिल्ली के रहने वाले हैं, राजेश कश्यप की बात कर रहे हैं। हरदोई से फिर उषा वर्मा है। उषा वर्मा, हरदोई से टिकट इनको मिला है, इस पर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उषा वर्मा वो कैंडिडेट हैं जो मुलायम सिंह जी यादव के जमाने से सक्रिय हैं। उषा वर्मा 1998 में, 2004 में, 2009 में लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता है और लोअर सदन का हिस्सा रही हैं, मुलायम सिंह जी की काफी करीबी रही हैं, समाजवादी पार्टी की कोर टीम की सदस्य भी रही हैं और इनके जो ससुर रहे हैं वो परमई लाल, इनके ससुर रहे थे हरदोई में, और परमई लाल वो व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए इन्होंने चुनाव जीता था 1962 में और तब से इनका नाम खूब हुआ था कि जेल में रहते हुए किसी व्यक्ति ने चुनाव जीत लिया है। तो उनकी ये बहू हैं उषा वर्मा, इनको जो है हरदोई से टिकट दिया गया है। अब मिश्रिक से रामपाल राजवंशी
है इनको मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को जो है टिकट दिया गया है। 2017 का जो चुनाव इन्होंने लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे मिश्रिक से और उसके बाद से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था और तब से इनकी मेहनत इस सीट पर जारी है और अब जाकर इनको यहाँ फल मिला है। अब आती है आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से जो आपके सामने नाम है। हाँ। आर.के. चौधरी देखिए बहन कुमारी मायावती जी की टीम के कोर सदस्य रहे हैं। बसपा जब बनी थी तो उस समय ये संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी ने अपनी पार्टी बनाई थी, कुछ समय पहले मोहनलालगंज में लड़े थे। पासी बिरादरी के वोट, पासी बिरादरी में काफ़ी पहचान है, काफ़ी जान-पहचान है इनकी और काफ़ी रौला-रुतबा भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये मोहनलालगंज का ये टिकट फिर से मुझे लगता है कि कुछ विवादों के दायरे में फँस जाएगा अनुज जी। मोहनलालगंज लखनऊ की एक सीट है और इस सीट के ऊपर जो राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, कौशल किशोर सांसद हैं। 2014 से लगातार वो सांसद हैं मोहनलालगंज की सीट से और राज्य मंत्री भी हैं और पासी बिरादरी से भी हैं और आर.के. चौधरी जो हैं ये भी पासी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस सीट के ऊपर पिछले काफ़ी समय से जो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे और दावेदारी ठोक रहे थे, वो थे सीएल वर्मा। अब सीएल वर्मा को अगर 2022 के चुनाव में भी टिकट अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी देती, तो मेरे ख्याल से 2022 के चुनाव में इनकी जो पत्नी है कौशल किशोर जी की पत्नी जया देवी जो कि विधायक भी हैं, पति जो है वो सांसद हैं कौशल किशोर, पत्नी विधायक हैं जया देवी। तो मेरे ख्याल से सीएल वर्मा हरा सकते थे इनकी पत्नी को विधायकी का चुनाव। लेकिन अब ये कहा जा रहा था कि सीएल वर्मा को 2019 में टिकट नहीं दिया, माफ करिए 2022 में टिकट नहीं दिया तो 2024 में मिलेगा। लेकिन सीएल वर्मा को अब 2024 में भी मोहनलालगंज में से टिकट नहीं मिला है। उनको किनारे कर दिया जा चुका है, ये तो साफ घोषणा सामने पर्चे में, सामने आपकी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाई दे रही है कि मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को फिर से टिकट दिया जा चुका है। देखिए आर.के. चौधरी क्या है कि एक प्रोडक्ट को बहुत बार लॉन्च किया गया है, बार-बार। अब फिर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है आर.के. चौधरी को, लड़ेंगे आर.के. चौधरी और क्या गुटबाजी नहीं होगी, क्या सीएल वर्मा का खेमा आर.के. चौधरी का समर्थन करेगा? क्योंकि इस बार ये 99% माना जा रहा था कि सीएल वर्मा को टिकट मिलेगा, जो कि नहीं मिला है। खैर, आर.के. चौधरी कौशल किशोर के सामने कैसे लड़ पाएँगे, ठहर पाएँगे, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा क्योंकि आज की तारीख में कौशल किशोर एक मजबूत ताकत बनकर मोहनलालगंज की सीट पर उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट और समर्थन भी है उनको। हालाँकि वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ के खेमे से नहीं बनती है कौशल किशोर की, वो बात अलग है। अब ये प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है यहाँ पर। एसपी सिंह पटेल मेरे ख्याल से वही एसपी सिंह पटेल हैं प्रतापगढ़ में जिनको एमएलसी का चुनाव लड़वाया गया था। वो शिक्षकों वाला जो एमएलसी होता है वो लड़वाया गया था और उसके बाद अब प्रतापगढ़ से इनको इनाम मिला है। एसपी सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको बनाया गया है प्रत्याशी। लेकिन प्रतापगढ़ की ये वही सीट है अनुज जी, ये प्रतापगढ़ की सीट पर दावेदारी पल्लवी पटेल ठोक रही थी कि ये सीट हमें चाहिए। पल्लवी पटेल की अब दावेदारी कहाँ जाएगी और जिस तरीके से पल्लवी पटेल कांग्रेस के साथ में गई हैं, उनकी रैली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गई हैं, तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल को अब कहाँ से मैनेज करेंगे, दूसरी और किसी सीट के ऊपर उनके प्रत्याशी को मैनेज करेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा था कि प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी की जगह इस बार उनके गठबंधन पीडीए गठबंधन दल के लोग लड़ सकते हैं, लेकिन वो इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पर लेकिन भरत भाई दो बातें हैं प्रतापगढ़ से। एक तो ये कि एसपी सिंह पटेल जो हैं वो पिछले काफी समय से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे टिकट के लिए और लोगों के बीच में जा रहे थे और वो जनसभा जो छोटी छोटी होती है वो अलग अलग मोहल्लों में इलाकों में करना उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दिया।
एसपी सिंह पटेल ने। और क्या ये खबर इस बात पे कितना दम है कि आराधना मिश्रा मोना को कांग्रेस पार्टी या फिर प्रमोद तिवारी अब लोकसभा भेजने की कोशिश कर रहे थे और प्रतापगढ़ सीट से वो चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं उनको, ये कोई खबर है इस तरह की? आप देखिए, क्योंकि आराधना मिश्रा मोना जी की जो सीट है रामपुर खास, वो भी प्रतापगढ़ के भीतर ही है। और कांग्रेस यहाँ से दावा ठोक रही थी कि हमको प्रतापगढ़ की सीट चाहिए। इस सीट के ऊपर कई बार लिस्ट, अखिलेश यादव ने आज जो बयान दिया कि इधर से लिस्ट जा रही है, उधर से लिस्ट आ रही है, तो उस लिस्ट में एक जो नाम है, वो नाम जो है प्रतापगढ़ सीट का भी था। और ये त्रिकोणीय प्रेम में फंसी हुई थी प्रतापगढ़ की सीट, कि कुछ लोग इधर से प्रेम कर रहे थे, उधर उधर जो है उधर से प्रेम कर रहे थे। अब ये सीट सपा भी चाहती थी, ये सीट चाहती थी पल्लवी पटेल भी, और ये सीट चाहती थी कांग्रेस भी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया है, पहले ही अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब प्रतापगढ़, ये अगर गठबंधन बनता है, बातचीत मान लीजिए हो जाती है, तो प्रतापगढ़ की सीट के ऊपर फिर से नाम वापसी और ये सब, ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स अगर है तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ अगर नहीं तो फिर इस लिस्ट से फिर संकेत मिलने शुरू हो गए ना भरत भाई। अब ये हम आगे देखिए भी नाम पर चर्चा करेंगे, हम जी आगे नाम प्रतापगढ़ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जी यहां से तो संकेत मिलने शुरू हो गए ना कि भाई जी अब तो आपके रास्ते अलग है, हमारे रास्ते अलग है। कोई खुल के नहीं बोल रहा है, वो बात एक अलग है। हाँ, अब देखिए यही तो चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अभी उत्तर प्रदेश में है, और रायबरेली अमेठी के पास में यात्रा है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां कोई नहीं पहुंचा है। तो अब राम नरेश जी को जो है यहाँ से उतारा गया है, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी की कोई सोची समझी रणनीति हो नहीं, सकती खबरें है। तो खैर ये भी आ रही थी भरत भाई की एसपी सिंह पटेल का। अमेठी और रायबरेली के जो स्थानीय नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको ये संदेश भिजवाया गया है कि अभी किसी तरह की कोई तैयारी मत कीजिएगा, अभी पीछे ही रहिएगा, दूर रहिएगा। जी देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि जब तक हमारी सीटों पर नहीं मामला हो जाता है, तब तक हमारी उनके उनके उसमें जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तब तक हम नहीं जा सकते हैं, और हम तब जाएंगे जब सीटों के ऊपर बंटवारा हो जाएगा। मान लीजिए अभी जाकर जो है प्रचार कर दें, साथ में चले जाएं, और एक तरीके का संदेश चला जाए, और उसके बाद फिर ये हो कि भाई गठबंधन नहीं बना, बात नहीं बनी, अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर कैसे हो सकता है कि अभी जो है पावर भी दे दें, अभी उनके साथ भी घूम लें, और फिर बाद में जो है मामला ना बन पाए, तो फिर दिक्कत में आ जाएगा मामला। और इसके बाद जो है आरके चौधरी हो गए। अभी छूटा कौन है इसमें? हाँ, छूटे इसमें मेरे ख्याल रमेश, से, हाँ, बहराइच बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी हाँ, और चंदौली से वीरेंद्र सिंह। हाँ, चलिए वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र देखिए, चंदौली से जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, बनारस की जो एक सीट है, बनारस की सीट है, सीट का नाम है चिरगांव विधानसभा सीट। तो चंदौली से चिरगांव विधानसभा सीट पर 2 बार के ये विधायक रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह। ठाकुर बिरादरी में काफ़ी अच्छी पकड़ है, अपर कास्ट बिरादरी में ठीक-ठाक पकड़ है, और समाजवादी पार्टी से मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। और इस बार जो है बनारस का जो बगल का जिला है चंदौली, वहाँ से इनको आज़माया गया है, और उधर की जो दबंगई वाली राजनीति है, उसमें भी काफ़ी निपुण और माहिर माने जाते हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी। तो समाजवादी पार्टी ने उनको वहाँ से टिकट देकर, जो मैं पहले एक लाइव में कह रहा था आज, कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब की बार जो टिकट दिए गए हैं, इन टिकट्स में ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके पास सत्ता, पावर, पहुँच और एक्सपीरियंस, सारा कुछ मिला के एक जो कैंडिडेट तैयार होता है, वो है। और कुछ कैंडिडेट इसमें हैं जो जो इंटर्न हैं राजनीति के, कुछ-कुछ, जैसे अभी अ, उनका नाम मैं जब रिसर्च करवा रहा था, तो राजेश कश्यप जो भाई साहब इसमें हैं, तो अभी वो काफ़ी कमज़ोर माने जा रहे हैं, कि अभी दिल्ली में रह रहे थे, अभी एक पिछले चुनाव में टिकट माँगा था और इस चुनाव में टिकट माँगा, इनको इस चुनाव में टिकट मिल गया, खैर वो अलग बात है। अब जाल अंसारी की आप बात कर लीजिए, तो बसपा के टिकट पर पिछली बार गाज़ीपुर से चुनाव जीते थे ये, और इस बार समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है।
और मसला ये हो गया था अभी कुछ दिन पहले कि इनकी सांसदी भी चली गई थी और इनको लोअर कोर्ट से सजा हो गई थी 2 साल से ऊपर की सजा में सांसदी या आपका जो आप जो भी माननीय सदस्य रहते हैं आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, जो नियम है उस नियम के मुताबिक इनकी सदस्यता चली गई थी, लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो वहां से इनको राहत मिल गई और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो अफजाल अंसारी पहले अब इनका जो है लंबे समय से इधर-उधर रहा है, सपा में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में रहे। तो अब फिर से समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से दूर हो रही है, कन्नी काट रही है, पास में नहीं जा रही है, ये दिखाना चाह रही है कि हम मुस्लिमवादी नहीं हैं, हम मुस्लिमों के साथ नहीं हैं, हम भी कठोर हिंदुत्ववादी हैं, हम भी हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। तो इस लिस्ट ने वो दिखा दिया है कि ऐसा-वैसा कुछ नहीं, जो जिताऊ होगा, टिकट हम उसी को देंगे और कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने वाले कहते रहेंगे हज़ार और यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया है इस प्रकार। अब ये देखिए गोंडा की एक सीट है श्रेया वर्मा, उनके ऊपर बात नहीं पाई। तो श्रेया वर्मा जो हैं बेनी प्रसाद वर्मा एक रहे हैं समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी की कदकाठी के नेता रहे हैं। उनके साथ में जब ये पार्टी शुरू हुई थी हजरतगंज के एक पार्क से अवध क्लार्क होटल के सामने वो पार्क है। उस पार्क में जब ये पार्टी शुरू हुई थी समाजवादी पार्टी तो उस पार्टी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे बेनी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा की ये रिश्तेदार हैं श्रेया वर्मा और श्रेया वर्मा और गोंडा से इनको टिकट दिया गया है। कहते हैं पोती हैं ये। अच्छा। श्रेया वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा की। तो इनको गोंडा से टिकट दिया गया है और श्रेया वर्मा मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही हैं और बेनी प्रसाद वर्मा जी तो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो अब श्रेया वर्मा दम-खम के साथ चुनाव लड़ेंगी और बेनी प्रसाद वर्मा का जो पुराना राजनीतिक अनुभव है, उन सब अनुभवों को साझा करते हुए अब वो अनुभवों का लाभ लेते हुए लोगों के बीच जो उनकी पैठ थी उसका लाभ लेते हुए और वो अब नहीं रहे हैं दुनिया में, तो उसका भी फ़ायदा श्रेया वर्मा को मिल सकता है। और बहराइच से रमेश गौतम जी हैं, तो रमेश गौतम भी समाज अपने समाज में, गौतम समाज में, गौतम बिरादरी में मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। काफ़ी समय से ये भी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए लगे हुए थे और आखिरकार बहराइच से जो है उनको सफलता मिल गई है और प्रतापगढ़ की सीट अभी हो ही गई है, आर.के. चौधरी हो ही गए हैं, राजवंशी हो गए एक नाम मेरे ख्याल से छूट गया है, आंवला से नीरज मौर्य जो कि बीएसपी में थे। जी, आंवला से नीरज मौर्य के बारे में बहुत जानकारी हमारे पास आ नहीं पाई है मुझे। नहीं, मेरे पास जो जानकारी है, नीरज मौर्य बहुजन समाज पार्टी में 2 बार विधायक रहे हैं और अभी 2 साल पहले ही समाजवादी पार्टी में, याद आ गया होगा अगर आपको तो। हाँ, 2 बार से ये बसपा विधायक, हाँ, 2 बार से ये बसपा विधायक में रहे हैं और पिछले 2 साल से ही सपा में है। मतलब जब बहन जी ने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ में तभी इनके दिल जो है समाजवादी पार्टी से मिले और जब इनके दिल मिले तो फिर अखिलेश यादव जी ने इनको जो है अपने दल में ले लिया। पूर्व विधायक हैं और आंवला से जो है इनको टिकट मिला बरेली की आंवला से। शाहजहांपुर की जो जलालाबाद सीट है उसके ऊपर ये विधायक रह चुके हैं। उसके ऊपर 2 बार के विधायक हैं बसपा से। अब बसपा के लोग समाजवादी पार्टी से टिकट ले रहे हैं, टिकट मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि समाजवादी पार्टी का माहौल गर्म है, बाजार ठंडा नहीं है समाजवादी पार्टी का और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप नज़र डालिए तो दिखाई देंगे। अफजाल अंसारी, बसपा, आर.के. चौधरी, बसपा, राकेश कश्यप, इनका भी नहीं कह सकते लेकिन नीरज मौर्य आंवला से बसपा और हरेंद्र मलिक का भी रिकॉर्ड मेरे ख्याल से है बसपा का। नहीं, और अगर पिछली लिस्ट की अगर हम बात करें
तो अंबेडकर नगर से श्री लालजी वर्मा को यहाँ पर उतारा गया है। और लालजी जी वर्मा 2007 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीएसपी के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वही लालजी वर्मा है ये। और तो बीएसपी के लोगों को यहाँ पर टिकट अखिलेश यादव दे रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई रणनीति सोच हो सकती है अलग सी क्या भरत भाई? नहीं, देखिए जो जमीन पर लोग काम कर रहे हैं, जमीन पर काम करने हम्म वाले लोगों को, ज्यादातर लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है और हम्म इसमें ज्यादातर उन लोगों को इनाम देने की कोशिश की गई है और कर्मठ लोगों की भी, जैसे ये दिल्ली वाले भाई साहब है राजेश कश्यप, तो हाँ इनको इस सूची में शामिल कर लेना ये बताता है कि जो काम करना चाह रहा है, जो काम के लिए हम्म आतुर है, उसको अखिलेश यादव इनाम देने के लिए तैयार हैं। और हम्म ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ हाँ लोग हैं जैसे प्रतापगढ़ की सीट से, हाँ प्रतापगढ़ की ही सीट से हैं शायद, प्रतापगढ़ हाँ, एसपी सिंह पटेल। तो एसपी सिंह पटेल। हाँ, तो ये भी एमएलसी का चुनाव लड़े थे, लेकिन अब हम्म अखिलेश यादव जी ने होनहार बिरबान के पीछे चिकन पात देख लिए हो सकते हैं, तो हम्म इनको इस समय यहाँ इनाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम्म अब ये दूसरी लिस्ट जारी हम्म की है। अब इससे हम्म पहले जो एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में डिंपल यादव, ज्यादातर नाम वो थे, जैसे मैनपुरी से डिंपल यादव का नाम था, उनका जी होना ही होना था। अक्षय हाँ यादव का था, फिरोजाबाद से घोषित कर दिए गए, उनका लगभग हम्म होना ही होना था। बदायूं से धर्मेंद्र यादव घोषित किए गए थे, तो उनका भी हम्म लगभग होना ही होना था। शफीकुर हम्म रहमान वर्ग दुनिया जानती, कोई इनका टिकट काट नहीं सकता है, उनका हम्म होना होना था। धर्मेंद्र यादव बदायूं से, उनका होना होना था। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। देवेश शाक्य, जी इनका टिकट लगभग पक्का था। उत्कर्ष वर्मा खीरी से जो थे, देवेश शाक्य एटा से थे, और उत्कर्ष वर्मा जो पिछली सूची में दिए गए, इन ये जो है खीरी सीट से थे, धरौरा से हाँ जो सीट फंसी हुई थी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। आनंद भदौरिया को वहां से उतारा और आनंद भदौरिया आज की तारीख में धरौरा में घर घर जाकर जो है खाना खा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि सिलेंडर महंगा तो नहीं हुआ। आनंद भदौरिया बहुत जमीनी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं इस समय धरौरा के भीतर, और मेरे ख्याल से 16 दिवसीय एक यात्रा भी इन्होंने निकाली है। उस यात्रा में पैदल चल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में, लोगों के साथ में पैदल घूम रहे हैं। अनु टंडन जी का उन्नाव से घोषित किया, उसका तो होना ही होना है, हम्म उनका वो टिकट होना ही होना था। और लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा जी थे, उनका तो होना ही होना था, इसमें तो हम्म कोई दो राय थी नहीं, भले ही हम्म कमजोर मजबूत वो अलग बात है। हम्म फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को जो टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, और नवल किशोर शाक्य और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, इनका जो है काफ़ी नज़दीकी मामला रहा है। और नवल किशोर शाक्य बहुत समय से, पिछली बार भी डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर नवल किशोर अच्छा शाक्य, तो हम्म फर्रुखाबाद से टिकट माँग रहे थे, पिछली बार भी माँग रहे थे, विधानसभा में भी माँग रहे थे, और इस विधानसभा के पहले 2019 के चुनाव में भी ये टिकट हम्म माँग रहे थे। मुझे याद है कि ये लखनऊ आए थे, तो हमारे रिपोर्टर्स के साथ बातचीत उनकी हुई थी और काफ़ी प्रयास किया 2019 में भी, हम्म 2022 में भी। 2019 और 2022 नवल किशोर शाक्य दोनों बार इनको टिकट नहीं मिल पाया। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वामी प्रसाद एक बार तो नहीं मिल पाया क्योंकि इनको कमज़ोर आँका जा रहा था, और दूसरी बार स्वामी प्रसाद मौर्य आ चुके थे, जिसकी वज़ह से हाँ इनको टिकट नहीं मिला था। और हम्म अकबरपुर की जो सीट थी, उस पे राजा रामपाल को उतारना वो तो लगभग तय था, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल को उतारना लगभग-लगभग हम्म तय था। ऐसी कई सीटें हम्म थी, जैसे फैज़ाबाद थी जो हो चुकी है, अवधेश प्रसाद जो अखिलेश यादव के बिल्कुल विधानसभा में बगल में बैठते हैं, बूढ़े से दादा, हम्म उनको हम्म फैज़ाबाद से उतारा गया था, और एससी बिरादरी से आते हैं, और हम्म फैज़ाबाद यानी जहाँ पर राम मंदिर बना है, उसके बगल की सीट पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकते थे, तो इनको वहाँ से हाँ उतारा। अम्बेडकर नगर हाँ से लाल शर्मा जो अभी बात जिनकी कर रहे थे, उनको हम्म उनको उतारा गया, और बस्ती से रामप्रसाद चौधरी, इनका भी लगभग, गोरखपुर से काजल निषाद को उतारा गया है। मतलब हाँ काजल निषाद के अलावा कोई और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में मिल नहीं रहा है, कि काजल हम्म निषाद के आगे कोई है ही नहीं, कैंडिडेट बनना बंद हो गए, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता फिर से काजल निषाद को वहाँ से गोरखपुर से टिकट दिया गया है। अब उनको हम्म शुभकामनाएँ कि वो जीत कर दिखाएँ गोरखपुर से। गोरखपुर से मेरे ख्याल से किसी धन बल वाले व्यक्ति को जो है
टिकट देना चाहिए था, लेकिन ये सपा के रवैये हो सकती है कि समाजवादी पार्टी रवि किशन के सामने भोजपुरी स्टार के सामने भोजपुरी स्टार उतार रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि रवि किशन के पीछे बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ा है और रवि किशन के पीछे योगी आदित्यनाथ का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का बैकअप सपोर्ट है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट वहाँ से दिया जाना चाहिए था जिसके पीछे अपना तो कम से कम धनात्मक रूप में तो बैकअप सपोर्ट होना चाहिए। भले ही खैर अब हो सकता है कि ये सीट जो है कुर्बान कर दी हो समाजवादी पार्टी ने पहले से ही जानबूझकर की है, तो जानी है, इसको तो हारना ही हारना है। खैर मेरे ख्याल से आज की और कल की सीटों का विश्लेषण मतलब पहली लिस्ट जो आई थी और आज की लिस्ट का लगभग विश्लेषण बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम में लगभग हो चुका है। तो हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो भी भारत एक सोच पर हम लोगों का ये लक्ष्य है कि जो भी खबर आए उस खबर के ऊपर एक सार गर्भित बातचीत हो, पूरा उसका कुछ सार निकले, हो हल्ला, अपड़-झपड़, लपड़-कपड़, लो भागो दौड़ो, वो वाला मसला ना हो, लोगों को बातचीत समझ में आए और जिस कैंडिडेट को जहाँ टिकट दिया गया है, उसकी वो पता चले कि गुरु हो क्या रहा है, दिया कहाँ गया है। अब जैसे मैंने बात की तो आर.के. चौधरी के बारे में, तो मैंने बात कोई हवा-हवाई या कहीं हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कैंडिडेट्स के बारे में हमने उनकी प्रोफ़ाइलें निकाली, खोजी और उनके बारे में पता लगाया, वहाँ के रिपोर्टर्स से बातचीत की कि कैसा है ये आदमी, जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अब सारी बातें तो हम भाई अभी यहाँ नहीं कर सकते हम लोग, बाकी हम लोगों को मालूम है इसमें से कौन-कौन जीतेगा, कौन-कौन हारेगा। हम अभी बता सकते हैं कौन हारेगा, कौन जीतेगा। लेकिन अब ये है कि नहीं ये मत पत्रकारिता की बताइएगा। हाँ, पत्रकारिता की अपना एक दायरा होता है। अब किसी को टिकट मिला है तो जीतने के लिए ही मिला होगा, पार्टी ने जीतने के हिसाब से ही टिकट दिया होगा। अब जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा, लेकिन दमदार हैं सारे कैंडिडेट, दमदार हैं। दमदार इवन कि आर.के. चौधरी भी हैं मोहनलालगंज से जो इस लिस्ट में 34 जिनके आगे लिखा गया है। ये 34, 35, 36, 46 अच्छा लोकसभा का वो है लोकसभा प्रॉब्लम है। नंबर है वो, हाँ। हाँ, लोकसभा नंबर है। तो अब आर.के. चौधरी को यहाँ पर उतारा है, थोड़ा और गुणा-गणित करना चाहिए था। अब क्या कहा जाए, थोड़ा गुणा-गणित करना चाहिए था कि आर.के. चौधरी को उतारा जा रहा है, बार-बार लगातार कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी उन्होंने पार्टी बनाई, कभी ये अब समाजवादी पार्टी का अपना अब अपना अनुमान लगाने का तरीका अनुजी हो सकता है, लेकिन बतौर पत्रकार हमारे अनुमान लगाने के तरीके में आर.के. चौधरी मोहनलालगंज की सीट से अब क्या करेंगे ये तो दो भविष्य दो सीटें बताएगा। आपको खटक रही हैं, एक गोरखपुर की और एक ये मोहनलालगंज। देखिए गोरखपुर की तो साफ है अभी से। हम्म हम्म अगर हम भारत एक सोच पर हम लोग बैठकर ये कहें कि काजल निषाद जीत लेंगी, हम्म तो या तो फिर 16-17 वर्ष की पत्रकारिता हमने जो है अंधेरे में कर ली है कोठरी में, या तो फिर काजल निषाद जिताऊ उम्मीदवार ही हैं और हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर जो है आँखों पे काला पट्टा बंधा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है आगे। तो अलग बात है। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मोहनलालगंज की सीट है, यहाँ से इस बार हो सकता है कि जो कौशल किशोर सांसद हैं, इनको टिकट भारतीय जनता पार्टी ना दे ना और दे। ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कौशल किशोर को टिकट नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी के भीतर मोहनलालगंज से कौशल किशोर से ज़्यादा मजबूती से लड़ने वाला कैंडिडेट अभी मुझे तो दिखाई नहीं देता है कि इस सीट पर कौशल किशोर से ज़्यादा दमदार कोई और कैंडिडेट है। हालाँकि कुछ एक कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दीवार पोतो, दीवार लिखो इनकी जो वो चल रही है, क्या कहते हैं उसको दीवार चित्रकारी कुछ जिसपे कमल का फूल दीवार पे बनाना होता है। तो कुछ एक और लोग बना रहे हैं कमल का फूल। अब ये हो सकता है कि ना कौशल किशोर को यहाँ से टिकट मिले या सीट बदली जाए या कुछ हो वैसा हो, लेकिन फिलहाल आर.के. चौधरी से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट सी.एल. वर्मा थे, मिलनसार। अब आप एक मैं क्या कहूँ आप ये समझ लीजिए कि 1-2 लोगों की मृत्यु में मैं गया हूँ। इस सीट में कुछ हमारे जानने वाले थे, उनके शोक संदेश में उनके शोक की घड़ी में शामिल होने के लिए अंतिम यात्रा में पहुँचे, तो
मुझे सीएल वर्मा वहाँ दिखाई दिए और वो व्यक्ति काफ़ी गरीब थे, जिनकी मृत्यु हुई थी। तो थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ कि इस क्षेत्र का जो है नेता और जो ब्यूरोक्रेट रह चुका हो मायावती की सरकार में, वो एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु की शोक यात्रा में शामिल क्यों हैं? मतलब अच्छे बहुत प्रगाढ़ संबंध थे क्या भाई साहब के इनसे? तो लोगों ने बताया कि नहीं भाई साहब ये सीएल वर्मा हैं, ये इनको निमंत्रण कहीं से मिले, ना मिले, मृत्यु में, शादी में, तिलक में, मुंडन में, बरहों में, इनको मतलब पता चल जाए कि है, तो ये पहुँचते ज़रूर हैं और इन्होंने अपने लोग लगा रखे हैं कि हमको हर व्यक्ति तक पहुँचने के लिए हर तरीके के कार्यक्रम में हम जाएँगे। तो हमको उस दिन पता चला कि तभी मुझे सीएल वर्मा के बारे में मैंने और जानकारी पता की तो मालूम हुआ कि 2022 के चुनावों में भी इसी तरह किया गया था। सोनू कन्नौजिया नाम के कैंडिडेट को वहाँ से टिकट दिया गया था और उससे पहले मेरे ख़्याल से उसी सीट के ऊपर सोनू कन्नौजिया से पहले आनंद अनुराग भदौरिया जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हाँ। इनकी रिश्तेदार सुशीला सरोज में भी थी शायद हो उनको टिकट दिया था और फिर लोगों ने बड़ा विद्रोह किया कि अ, इनको हम जानते नहीं तो वोट क्या देंगे। तो फिर सोनू कन्नौजिया को वहाँ से टिकट दिया गया और सोनू कन्नौजिया धोबी बिरादरी से आते हैं। अब राजनीति में बिरादरियों का तो बहुत खेल चलता है, जबकि इस सीट के ऊपर पारसी बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है, बहुत बाहुल्य है। तो आर.के. चौधरी को यहाँ से टिकट देना हालाँकि अब बिरादरी के हिसाब से ठीक दिया है, लेकिन लोगों के बीच पहुँच, लोगों के बीच ठीक बात है। शामिल होने, लोगों में अपनी पकड़ बनाने में अगर तुलना करेंगे आर.के. चौधरी और सीएल वर्मा के बीच में, तो आर.के. चौधरी काफ़ी पीछे नज़र आएँगे। पीछे नजर आएंगे। हालाँकि हाँ, पीछे नज़र आएँगे। आर.के. चौधरी अपनी पार्टी भी बनाकर ये चुनाव लड़ चुके हैं, बसपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब देखने वाला होगा कि मोहनलालगंज के ऊपर क्या समाजवादी पार्टी ने बहुत तगड़ा गेम खेला है क्या? अब बहुत सारी सीटें इसमें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, निकल सकती हैं इन सीटों में और बहुत कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी से जो संशय होता है, पेच फँसता हुआ, उसके ऊपर दिखाई देता है। जी। बिल्कुल भरत भाई देखिए शानदार विश्लेषण आपका हर एक प्रत्याशी के बारे में आपने जो बातें बताई हैं हम उम्मीद करेंगे जो हमारे दर्शक सुन रहे थे उनको बहुत मदद मिली होगी इन प्रत्याशियों के बारे में जानने की और ये विश्लेषण सुनकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी बता सकते हैं हमें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। ये 11 प्रत्याशियों की लिस्ट और उसका विश्लेषण हम आपको बता रहे थे, भरत भाई उसका विश्लेषण कर रहे थे। बहुत शुक्रिया दोस्तों।